Hello students, today we will study Ozymandias, BE second year English third poem by P.V. Shelley. This is included in CCS University Merit course, so let's get started. Ozymandias by P.V. Shelley. We have read the introduction of author in earlier video also. To a Skylark पोप, उसमें हमने देखा था कि इनका पूरा बैकग्राउंड क्या था और ये कैसे एक पोएट बने, इनके थॉट प्रोसेस कैसी थी। ये बिल्कुल अलग थे। इन्हें गेम्स स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही इनको इंटरेस्ट था किसी भी यू कैन सी लाइक मतलब अपनी ही फैमिली रिलेटिव्स ने इनको अलग कर दिया था और फिर ये एक पोएट की लाइफ जीते हैं इटली में। ओzymandias पोएम जो है वो उसका क्या नेचर है विल सी। ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? अ 14 लाइन पोएम रिटन इन iambic pentameter employing some of the several rhyming scheme adhering to the tightly structured thematic organization। एक 14 लाइन पोएम होती है जो iambic pentameter में लिखी होती है। इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है और एक स्ट्रक्चर्ड थीम पे ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। मतलब इसकी थीम वही स्ट्रक्चर्ड होती है। हम इसमें देखते हैं आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। इसको हिंदी में छंद कहते हैं। ये एक रिदमिक पैटर्न होता है जिसमें हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और विद अल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अल्टरनेटिंग, जैसे एक एग्जाम्पल है दादम दादम दादम। इसमें ड में हम स्ट्रेस दे रहे हैं, डम में हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। इसमें अल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होता है। यह आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इस पर्टिकुलर पोएम का नेचर क्या है, वी विल सी दैट इट एक्सप्लोर्स द फेज ऑफ हिस्ट्री एंड रिवेजेस ऑफ टाइम। Even the greatest men and the empires they forge are impermanent, their legacies fated to decay into oblivion। इसमें ओzymandias बताया जाता है कि वो अपने आप को अमर करना चाहता था, इसलिए उसने एक स्टैच्यू बनवाई थी और वो स्टैच्यू अब र्यून हो चुकी है क्योंकि जो भी एम्पायर हिस्ट्री में हुए हैं या जो भी लेगेसीज या बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं वो सब एक दिन उनकी डेथ हो जाती है, उनकी लेगेसीज ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ डिके हो जाता है। इस पोम से हम यही सीखने वाले हैं कि सब कुछ इम्परमानेंट है और आज जो है वो कल नहीं रहेगा। सब कुछ इस संसार में बदलने वाला है। Stanza 1। I met a traveller from an antique land, who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand. Half sunk a shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed। इसमें बताते हैं कि जो कविता के नरेटर हैं उनकी मुलाकात एक राहगीर मतलब एक पासर बाई से होती है जो दूर देश से आता है। राहगीर एक मूर्ति के बारे में बातें कर रहा है जिसकी पत्थर की बनी 2 टांगे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली धड़ प्रतिमा जो ऊपर की होती है नहीं है, वो वाली प्रतिमा नहीं है। ये रेगिस्तान में खड़े हुए हैं। टांगों के समीप ही मूर्ति का विखंडित चेहरा रेत में दबा पड़ा है। मूर्ति का चेहरा आदेशात्मक ढंग में तना दिखाई पड़ता है। मूर्तिकार मूर्ति में उस मानव के भावों को गढ़ने में पूरी तरह समर्थ रहा होगा, इसीलिए निष्प्राण मूर्ति में सजीवता उभर आई थी। भाव भंगिमाओं को दर्शाने में मूर्तिकार पूरी तरह से सफल रहा और मूर्ति के रूप में राजा अपनी प्रजा पर कितना अत्याचारी रहा होगा इसका भी आभास हो जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो नरेटर है उनकी मुलाकात एक राहगीर से होती है। वो बहुत दूर से आता है,
वो बताता है कि उसे रास्ते में एक मूर्ति मिलती है और जिसके 2 पैर थे, ठीक है, और जो उसका धड़ प्रतिमा थी वो नहीं थी, और जो उसका विखंडित चेहरा था, मतलब धड़ नहीं था, और जो उसका टूटा हुआ चेहरा था वो नीचे पड़ा था। अब वो चेहरा उस तरीके से था जो कुछ कमांड कर रहा हो, वो अपनी प्रजा को कुछ कमांड कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था किंग का था, किसी फारो का था। इसीलिए मूर्तिकार को वो बताता है कि मतलब मूर्तिकार के बारे में बताता है कि उसने निष्प्राण में भी सजीवता दिखा दी, और उसकी तारीफ करता है कि वो सफल रहा उस कार्य में, और मूर्ति से वो जान सकता था देखकर कि राजा कितना अत्याचारी रहा होगा। वो इसमें ये बताता है, ट्रेवलर टू पोएट, नरेटर। उसके वो और उसको डिस्क्राइब करता है कि चेहरे पर लकीरें व झुर्रियाँ पड़ी हुई साफ दिखाई पड़ रही थी। कवि कहता है कि जिस शिल्पकार ने उस मूर्ति को गढ़ा था उसने मिस्र के राजा रामसेस के चेहरे को काफ़ी निकट से पढ़ा था, इसीलिए वो मूर्ति को के हाव भाव को इतना मूर्त रूप में देने में कामयाब हो सका था। इसमें जो बताया गया है रामसेस, वो क्या है, आई टेल यू कि वो कह रहा है कि मूर्तिकार ने रामसेस के राजा, जो रामसेस राजा है, उसको अच्छे से देखा होगा, तभी वो मूर्ति अच्छे से बना पाया होगा। राजा की मृत्यु के उपरांत भी ये हाव भाव इस निष्प्राण मूर्ति में साकार रूप धारण किए रहे हैं। मतलब राजा अब नहीं है, उसकी सिर्फ मूर्ति है, फिर भी वो हाव भाव ऐसा लग रहा है कि वो जीवित है, वो बिल्कुल जस्ट उसकी तरह लग रहा है। शिल्पकार के हाथों ने राजा के निष्ठुर भावों को ठीक से उकेरा था और उपहास किया था कि राजा के पत्थर दिल ने इन हाव भावों को उसके चेहरे पर संजीदगी से प्रकट कर दिया। वो यहाँ पे मूर्तिकार का बहुत अच्छे से बता रहा है कि मूर्तिकार ने कितने अच्छे से राजा की प्रतिमा बनाई कि उसके एवरी इमोशन को देखा जा सकता है, हर एक इमोशन को अच्छे से देखा जा सकता है। And on the pedestal, these words appear, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away." मूर्ति के पेडेस्टल पर, उसके जो आधार पर, जो जिस पे मूर्ति खड़ी थी, उस पर लिखा था कि मेरा नाम ओजीमंडियस है, जो बादशाहों का बादशाह है। ऐसा बलशाली क्या विनाश को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा उसने मतलब लिखवाया था ताकि वो अमर रहे। राजा स्वयं को ओजमेंडियस के नाम से प्रस्तुत करता है, जो अत्यधिक बलशाली था। उसने सभी बड़े राजाओं को आदेश दिया कि वे उस विशाल मूर्ति को निहारें और सर्वाधिक बलशाली राजा ओजिमेंडियस के सामने स्वयं को बौना महसूस करें। वो अपने आप को मतलब महान महसूस कराना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी मूर्ति बनवाई और अपने आप के बारे में इतनी ज़्यादा प्रशंसा लिखवाई। कवि कहता है कि अब इस गढ़ी गई मूर्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी शेष नहीं बचा। समय के व्यतीत होने के साथ ही मूर्ति विखंडित हो चुकी है। उसके टूटे हुए टुकड़ों को यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखा जा सकता है। चारों ओर विशाल रेगिस्तान का फैलाव देखा जा सकता है और ये फैलाव अनंत दूरी तक विस्तृत है। महान राजा ओzymandias की मूर्ति का कहीं अता पता नहीं था। मतलब राजा ने इस तरीके से लिखवाया कि मैं बादशाह का बादशाह हूँ, मेरा काम देखो, मेरी माइटी देखो, मेरी कितना ज़्यादा मेरा शौर्य है। लेकिन आज क्योंकि टाइम बीत चुका है, राजा भी नहीं है, राजा की मूर्ति भी टूट चुकी है, उसका धड़ नहीं है, केवल उसका सर है। लेकिन उस जिस तरीके से उसने वो मूर्ति बनवाई थी, वो सब कुछ क्लियरली दिखता है उसमें कि वो कितने अत्याचारी राजा रहा होगा। लास्ट में इसको समराइज करते हुए हम कह सकते हैं कि ओzymandias एक सोनेट के रूप में लिखी गई है। इसमें 8 पंक्तियाँ होती हैं, पहले ऑक्टेव है और फिर बाद में 6 पंक्तियाँ हैं, लास्ट वाले में वो सेस्टेट कहलाता है। कवि का जो
कवि का जो पोएम है वो ऑल अबाउट द रियून स्टैचू है, कि वो स्टैचू रियून हो चुकी है। इसमें जो बताया जाता है ओzymandias वो मिस्र के राजा रामसेसे का शाही नाम है, ठीक है, जो उसका थ्रोन का नेम होता है वो उसका नाम है। कविता उसकी मूर्खता का गान करती है, जिसमें वो मूर्ति का निर्माण कराकर अमर हो जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं मूर्ति बनवाऊंगा और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मैजेस्टिक अब हूँ उस तरीके से बनवाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। एक व्यक्ति आकर कवि को उजड़ी हुई मूर्ति के बारे में बताता है, जो शक्तिशाली राजा ओzymandias की है। समय के साथ वह मूर्ति बेकार हो गई। अब मूर्ति बर्बाद हो चुकी है, अतः राजा के घमंड का उपहास है ये। आज जब तमाम शताब्दियां बीत हो चुकी हैं, तब इस विस्तारित मरुस्थल में राजा के अस्तित्व का कोई निशान बाकी नहीं है। तो कोई मूर्तिकार, इसमें मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी गई है कि उसने उसको रामसेसे को बहुत अच्छे से देखा होगा और इसमें राजा की उपेक्षा करी गई है कि वो बहुत अत्याचारी था। इसमें मूर्ति को बताया है कि मूर्ति जो है वो अब पूरी तरह टूट चुकी है और रामसेसे भी यहाँ पे नहीं है। और जो बताना चाहता था वो दुनिया को वो भी उसने उसकी मूर्ति बता रही है कि सब कुछ इम्परमानेंट है। पोएट ये बताना चाह रहा है कि इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि सब कुछ इस दुनिया में इम्परमानेंट है। अगर कोई अपने आप को मैजेस्टिक और लाइफ लॉन्ग रखना भी चाहता है, मतलब पूरी ज़िंदगी अपने आप को ये शो करना चाहता है कि वो अमर हो जाएगा, तो ये एक फेक न्यूज़ है, फेक विश है, फेक डिज़ायर है। सो इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।